इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति भाग 4, जिसमें हम फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब राजतंत्र का मतलब समझो, एक तरह से राजा का जिस तरह पावर था उसी तरह इन लोगों का भी पावर रहेगा, लेकिन बाद में फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र कर दिया गया, राजतंत्र से लोकतंत्र कर दिया गया। तब इलेक्शन होने लगा। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, मतलब संविधान पूरा बना लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को, राजा के शक्तियों को सीमित करना, बहुत कम कर देना, खाली खाने पीने लायक छोड़ना, मतलब हाथ उतना ही खोलो जितना से वो खा पी सके, बाकी नहीं। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। अब देखो, इस शक्ति को, संविधान के शक्ति के वजह से विधायिका राज्य संभालेगा, कार्यपालिका देश संभालेगा, न्यायपालिका कानून व्यवस्था संभालेगा। तो ऐसे 3 भाग में इसको बांट दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। अब यहाँ पर 3 तरफ तो बांट दिया गया, लेकिन इलेक्शन अभी उतना नहीं होता था, वोट देने की अधिकार उतना नहीं थी। न्यायपालिका न्यायाधीश, कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री, विधायिका में आ जाएंगे नेशनल असेंबली और निर्वाचित क्षेत्र के आने वाले लोग, और ये लोग मिलकर इन लोगों को बोलेंगे तो एक नया तरीके से, मतलब सम्राट का मतलब वहां के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये सब लोग नियंत्रण में थे। ये सब लोग इन पर नियंत्रण रखेंगे, ये लोग इन पर नियंत्रण रखेंगे। नेशनल असेंबली वाले राजा पर और मंत्री पर नियंत्रण, और ये लोग निषेध नहीं कर सकते, और हर चीज की मंजूरी इनको देना ही था, सम्राट और मंत्री को। और बाद में इन्हीं पर खेल कर इन्हीं का गला काट दिया सब। इसीलिए कुत्तों को उतना ही छूट देना चाहिए जितना से वो भौंक सके, उतना छूट नहीं देना चाहिए गला काट देवे। सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार था। जितना अमीर घराने से थे वही वोट देते थे। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, और करीबन 30 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें से बच्चा, महिला, 25 वर्ष से कम उम्र के लड़के। आज तो हम लोग 18 साल होने के बाद वोट देते हैं ना। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, और कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। कितना में? 1791 में। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, लोगों के वजह से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, नागरिक का दर्जा दिया गया था। बहुत कम लोगों, 25 वर्ष से अधिक वाले लोगों को, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हीं लोगों को अधिकार दिया गया। कम से कम 3 दिनों की मजदूरी के बराबर। 3 दिनों की मजदूरी मतलब क्या? 150 कितना हुआ? 300, 450 रुपया कर जो चुकाता था वही वोट देने का अधिकारी था। अब कोई जाकर बोल रहा है नेताजी आपने मेरा काम नहीं किया, तो नेता पूछेगा तुमने वोट दिया था? तो हाँ। किसको दिया था? इस पार्टी को दिया था। तो उस पार्टी से बोलो ना, मेरे को काहे बोलते हो? मेरे को वोट देते तब ना मैं बोलता। जब वोट ही नहीं दिया तो काहे को मेरे से सवाल पूछने का? मत पूछो ना।
शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और कुछ बचे हुए पुरुष और महिलाओं को एक तरह से निष्क्रिय, हो कोई काम नालायक दृष्टि में, कोई काम निकम्मा, उसके रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, कोई काम का नहीं है। निर्वाचित की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे निर्वाचित की योग्यता, इनकी योग्यता कब होती है असेंबली में? जब वह सदस्य लोगों का करदाताओं के उच्चतम श्रेणी में आता हो, तो उसी को वोट देने का अधिकार था। जो भी उच्चतम श्रेणी में था वही वोट देने का अधिकारी था, बाकी नहीं थे। ये देख लो आप चित्र में, एक तरफ है पढ़ी, एक तरफ है नहीं, छोड़ो इनको। डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन मतलब अपनी घोषणा कर रहे हैं। घोषणा करते हुए डाई लेहोमी, तो इनका कुछ घोषणा है, डिक्लेरेशन है, ये लो जाने। चित्र 8, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बर्बिए द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर के कानून को निरूपित करती है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये स्रोत बता दूं, स्रोत ग, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, पढ़ लो इसको। 1 नंबर, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उनकी अधिकार समान होते हैं, एक जैसे। 2 नंबर, हर एक नागरिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, आजादी, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिनिधि का अधिकार, मतलब शोषण से बचने का अधिकार, प्रतिरोध। 3 नंबर, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, राज्य में ही है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता के सत्ता की स्वीकृति न मिली हो, मतलब जिससे जनता की स्वीकृति ना मिली हो वैसा काम नहीं किया जाएगा। 4 नंबर, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। आजादी का मतलब ही है कि ऐसा काम करो, ऐसी शक्ति बनाओ जिसके दूसरों को दिक्कत ना हो। लेकिन आज ऐसी पार्टियां हैं जो दूसरे को दिक्कत पहुंचा देती है, गोली मार देता है सब सीधे सीधे। 5 नंबर, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। 6 नंबर, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से यह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक एक जैसे हैं। 7 नंबर, कानून सम्मान प्रक्रिया एक जैसा प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को ना ही, चाहे गलती भी किया, जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक उसको दोषी नहीं ठहराएंगे। गिरफ्तार करते हैं, नजरबंद किया जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 11 नंबर, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है। अब बोलेंगे, लिखेंगे और छापेंगे, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे स्वतंत्रता के दुरुपयोग, ऐसे आजादी का दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, नागरिक की। 12 नंबर, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना परिहाय है, मतलब एक तरह से जरूरी है, क्योंकि सब चीज सेना का प्रशासन खर्च कैसे चलेगा, इसी से न चलेगा। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार
सामान्य रूप से कर लगाया जाना चाहिए। कर तो लगेगा ही, नहीं तो देश कहाँ से चलेगा। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को ऐसे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अगर किसी चीज की हम वहां से उसको ले रहे हैं, जैसे रोड बनाना है, रेलवे निकालना है और बहुत सारे सरकारी काम है, तो उस जमीन का मुआवजा हर किसी को देना पड़ता है, जिसका जिसका पड़ता है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे और हर किसी को पैदा लेते यह अधिकार प्राप्त था कि वो संविधान के घोषणा पत्र को सुनो। अपने जीवन का अधिकार तुम्हारा होगा, तुम्हारी आजादी होगी पैदा होते, कानून में बराबरी और हर चीज में आपको इज्जत सम्मान सब बराबर मिलेगा। अधिकार भी आपका उतना ही होगा जितना हर व्यक्ति का होता है, वह भी जन्मजात पैदा लेते हुए भी। और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, और इस अधिकारों को छीना नहीं जा सकता क्योंकि यह संवैधानिक है। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें, और राज्य का यह कर्तव्य है कि हर लोगों के अधिकारों की रक्षा आप खुद करें। मतलब हर राज्य का यह अधिकार होता है कि अपने राज्य की हर फैसले को खुद पारित कर सकता है, लागू कर सकता है। स्रोत ख, क्रांतिकारी पत्रकार जयापोल मरा उसका नाम था शायद, जेम्स पोल मरात, हाँ इसका नाम ही था, ने अपने इनका अखबार था लामी द पॉपुलर, जनता का मित्र, इसका मतलब होता है जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किया गया संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य परिणाम है धनाढ्य वर्ग कानून को ऐसे प्रभावित कर देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे से बहुत अमीर हैं, वे लोग कानून की ऐसी की तैसी कर देते हैं। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। ये कानून तभी चलेगा जब तक लोग मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंके, जो उनके ऊपर लादा गया था जबरदस्ती, उसको उतार फेंका, राजा को मार दिया। एक दिन वही हर्ष अमीरों का करेंगे, और कभी कभी यही हालत अमीरों का भी होता है। कभी अमीर गलत फैसला कर देते हैं, इसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को दिक्कत होती है। तो हजारों लाखों लोगों की जब भीड़ उमड़ती है तो उनका कुछ उम्र बनना तय है। आज बहुत सारे इतिहास में भी है, और न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे, पुराना न्यूज़पेपर में, तो मालूम चलेगा कितने लोगों की हत्या हुई है उनके गलत व्यवहार की वजह से। अमीर हो तो अमीर का मतलब यह नहीं होता है कि आप गोली चला दो आकर। अब देखो नीचे, राजनीतिक प्रतीकों के मायने। जो राजनेता के प्रतीक थे उसके मायने क्या क्या थे। 18वीं सदी के ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियां एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। मतलब एक निशानी का प्रयोग किया जाता था। ले बर्बियो ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में
अधिकारों अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें, एक एक करके समझते हैं। टूटी हुई जंजीर, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, दासों पर बंधनों के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। टूटी हुई हथकड़ी मतलब आप आजाद। नीचे छरों का बर्छीदार गुट्ठा मतलब एक तरह से बर्छी, भाला। अकेली छर को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गुट्ठा को नहीं। एकता में ही बल है, तो एकता को दर्शाने के लिए इसको भाला को बनाया गया था। त्रिकोण में आंख, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें। सर्वदर्शाती आंख ज्ञान का प्रतीक है, एक तरह से ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगी। सूर्य की किरणें अंधकार रूपी ज्ञान को मिटा देगी, मतलब अंधकार वाले अज्ञान जो है, अज्ञान को खत्म कर देगी और अंधकार में ज्ञान भर देगी। ये मूसल देखो, इसको बोलते थे राजदंड। इसीलिए जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में सिंघौल दिया गया था किसको? नेहरू जी को, कि आप इसके द्वारा आप शासन चलाओ। लेकिन नेहरू जी तो उसको अपने बुढ़ापे का लाठी समझ लिया और उसको लाठी के जैसा इस्तेमाल करने लगे। शाही सत्ता का प्रतीक राजदंड। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, इसका अर्थ है सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है, अंगूठी का कोई भी और छोर मतलब एक तरह से दूसरे तरफ का रास्ता नहीं होता है। ये क्या जीभ है? जीभ नहीं, टोपी है। लाल फाइजियन टोपी, यह फाइजियन टोपी एक तरह से बड़ा टोपी होता था। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद अब पहनी जाने वाली टोपी, ये दासों द्वारा जब कोई आजाद होता था तो यही से ही टोपी पहनता था। ये चित्र देखो, तराजू, शायद हथकड़ी टूटा हुआ है। नीला सफेद लाल, नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग, यही है फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। ये परी का इनको बोलते हैं डेनो वाली स्त्री, डेनो मतलब पंखों वाली स्त्री। कानून का मानवीय रूप, जिस तरह हम लोग अदालत में बधी हुई एक मूर्ति होती है कानून, जिसका आंख पर पट्टी होता है, तो रूस में, फ्रांस में ऐसे परी को लगाया जाता है, पंखों वाले परी को वहां कानून व्यवस्था के इस्तेमाल के लिए लगाया जाता है। विविध पट, ये देखो दरवाजा जैसा है। कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे। क्रियाकलाप, बॉक्स 1 में स्वतंत्रता, समानता एक बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। 2 नंबर, ले बर्बियो के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र चित्र 8 में चित्रित तरीकों की व्याख्या करें। 3 नंबर, 1991 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 एवं 6 में दिए गए अधिकारों के तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेज से एक ही विचार का बोध होता है? इसके बारे में देखो, ये हमको इस बुक में नहीं पढ़ाया गया है तो इसको छोड़ देना है। 4 नंबर, 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन कौन से समूह लाभान्वित हुए थे, मतलब किनको लाभ हुआ था, किन समूहों को इससे असंतोष हुआ था, किसको दिक्कत था? मरा जो पत्रकार था, मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्व अनुमान लगाए थे? इसके बारे में आप लिख सकते हो क्योंकि ऊपर बताया गया है। और 5 नंबर, और ये ऊपर संविधान 5 और 6 की बात हो रही थी ना, तो ऊपर जो घोषणा पत्र था डिक्लेरेशन,
उसमें आपको 5-6 का अर्थ मालूम चलेगा, मतलब उनमें आपको अंतर बताना है। 5 नंबर, फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसा ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर फहरने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए, और फिर ये जाकर प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्पेन में भी इसी राजतंत्र को फैला दिया गया और इसी की वजह से वहां पर भी शासन प्रथा को चलाया गया। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी होगी, इसके बारे में आपको सोचकर लिखना है। भाग 5 में पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।